नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित सिंह स्वागत करता हूं आपका वेददर्शनम चैनल की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम राजस्थान के इतिहास में जो चौहान वंश है उनकी उत्पत्ति, साक्ष्य एवं प्रारंभिक विस्तार से संबंधित 50 प्रश्न हल करेंगे। इससे पहले हम प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ रहे थे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं चौहानों की उत्पत्ति के मतों के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान चौहानों की उत्पत्ति के अग्निकुल मत का समर्थन नहीं करता? चंद्रवरदाई, मोहनोत नैणसी, सूर्यमल मिश्रण, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। जो चंद्रवरदाई है उन्होंने पृथ्वीराज रासो में अग्निकुल सिद्धांत दिया है, जिसका समर्थन नैणसी और सूर्यमल मिश्रण ने किया है। जबकि जो डॉक्टर ओझा है वो चौहानों को सूर्यवंशी मानते हैं और कहते हैं कि ये जो अग्निकुल है वो एकमात्र अलंकारिक वर्णन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, जयानक रचित पृथ्वीराज विजय के अनुसार चाहमान शब्द के अक्षरों का सही अर्थ युग्म है। च चतुर, है हार, मैं मान, न नीति। च चाप, है हरि, मैं मान, न नय, नय मतलब नीति। च चंद्र, है हंस, मैं मयूर, न नवीन। च चक्र, है हल, मैं मुकुट, न न्याय। तो देखिए जो जयानक है उनके अनुसार च से चाप, चाप मतलब धनुष, है से हरि, हरि मतलब विष्णु, मैं से मान और न से नय, नय मतलब नीति है। ठीक है, तो इस तरह से जो ऑप्शन बी है वो अपना सही हो जाएगा। ये जो व्याख्या है वो चौहानों के शौर्य और चारित्रिक श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए दी गई थी। अगला प्रश्न, कर्नल जेम्स टोड ने चौहानों को विदेशी शक मूल का माना है। कारण, चौहानों के सामाजिक रीति रिवाज और शस्त्र पूजा की परंपराएं मध्य एशियाई जातियों से समानता रखती थी। तो इसमें जो आर और ए है दोनों सही हो जाएंगे और आर्य की सही व्याख्या करता है ऑप्शन ए। देखिए जो टोड थे उन्होंने विदेशी मत का प्रतिपादन किया है क्योंकि उन्होंने चौहानों की युद्ध प्रियता और परंपराओं को शक जातियों के समरूप पाया है। यह विदेशी मूल सिद्ध करने का उनका मुख्य आधार था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, हमीर महाकाव्य और पृथ्वीराज विजय के अनुसार चौहानों को किस वंश से संबंधित बताया गया है? चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, यजुवंशी या इंद्र के वंशज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्यवंशी। देखिए नयन चंद्र सूरी जो थे उन्होंने हमीर महाकाव्य और जयानक जो थे उन्होंने पृथ्वीराज विजय, इनके अंदर दोनों ने ही चौहानों को इक्ष्वाकु कुल के सूर्यवंशी क्षत्रिय बताया है। और ये जो चंद्रवंशी मत है वो हांसी शिलालेख में मिलता है, जबकि इंद्र के वंशज जो है वो रायपाल के सेवाड़ी अभिलेख में वर्णित है। अगला प्रश्न, इतिहासकारों के मतों का मिलान करें। इनका मिलान करना है हमें। देखिए जो डॉक्टर डी.आर. भंडारकर थे वो विदेशी जाति से मानते थे या खज्जर जाति से मानते थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा वत्स गोत्रीय ब्राह्मण मानते थे। जी.एच. ओझा जो थे वो सूर्यवंशी मानते थे और जयानक जो थे वो इक्ष्वाकु वंशी मानते थे। इस तरह से सी ए बी और डी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वीराज रासो के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति आबू पर्वत पर हुए यज्ञ से हुई है। ये बिल्कुल सही है। डॉक्टर दशरथ शर्मा चौहानों को सूर्यवंशी मानने के प्रबल समर्थक है और कायम खा रासो चौहानों को ब्राह्मण मूल का बताता है। ये भी सही है। जो दूसरा है वो गलत हो जाएगा क्योंकि जो दशरथ शर्मा थे वो चौहानों को ब्राह्मण वंशी मानते हैं, ना कि सूर्यवंशी। जो सूर्यवंशी है वो तो डॉक्टर ओझा जो है वो मानते हैं, जी.एच. ओझा जी। इस तरह से दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा और 1 और 3 सही है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चौहानों को सूर्यवंशी घोषित करता है? हमीर महाकाव्य, सृजन चरित्र, बेदला शिलालेख या हांसी शिलालेख। तो इनमें कूट का प्रयोग करके सही उत्तर देना है। देखिए इसमें जो है 1, 2 और 3 ये जो है तीनों सही हो जाएंगे। अमीर महाकाव्य, सृजन चरित्र और बेदला शिलालेख। जो चौथा है वो गलत हो जाएगा। इस तरह से 1, 2, 3 सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए अमीर महाकाव्य, सृजन चरित्र और बेदला शिलालेख जो है वो चौहानों को सूर्यवंशी मानते हैं, जबकि जो हांसी का शिलालेख है ऑप्शन 4 वो उनको चंद्रवंशी बताता है और ये जो शिलालेख है वो 1167 ईस्वी का है। अगला प्रश्न,
डॉक्टर भंडारकर ने चौहानों को विदेशी सिद्ध करने के लिए पुराणों का सहारा लिया। कारण, उन्होंने चौहानों को श्वेत हूणों की एक शाखा खज्जर जाति से संबंधित बताया है। देखिए इसमें जो ए है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो डॉक्टर भंडारकर थे उन्होंने पुराणों की बजाय सिक्कों और विदेशी साक्ष्यों को आधार मानकर उनको खज्जर जाति का माना था। तो ए गलत हो जाएगा, और जबकि जो आर है वो सही है। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए गलत परंतु आर सही। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए स्त्रोत बनाम उत्पत्ति का मत। देखिए इसमें जो है छेवाड़ी अभिलेख जो है उसमें इंद्र के वंशज बताया गया है चौहानों को, और हांसी अभिलेख जो है उसमें चंद्रवंशी बताया गया है। बिजोलिया शिलालेख में इनको ब्राह्मण वंशी कहा गया है, और हमीर रासों में इनको सूर्यवंशी कहा गया है। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सी ए डी बी। देखिए जो रायमल का छेवाड़ी अभिलेख है उसमें इंद्र का वंशज, हांसी में चंद्रवंशी और विजयलिया में ब्राह्मण और हमीर रासों में सूर्यवंशी मत मिलता है। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज विजय के अनुसार चाहमान नामक पुरुष ने किस शक्ति के आशीर्वाद से इस वंश की स्थापना की? सूर्यदेव, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और 18 भुजाओं वाली देवी। देखिए जो पृथ्वीराज विजय है उसके जो लेखक थे वो थे जयानक। उनके अनुसार जो ब्रह्मा जी थे उनके सूर्यमंडल से एक दिव्य पुरुष चाहमान की उत्पत्ति हुई, जिसने इस वंश की नींव डाली थी। तो इस तरह से ऑप्शन सी जो है ब्रह्मा से वो सही हो जाएगा, ब्रह्मा जी। और उसके अलावा ये जो 18 भुजाओं वाली देवी है शाकंभरी देवी, ये इनकी कुल देवी है, किंतु जो उत्पत्ति है वो तो ब्राह्मण वंश से ब्रह्मा से मानी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान चौहानों को ब्राह्मण वंशी मानने के पक्ष में है? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, जयानक या नयन चंद्र सूरी। देखिए इसमें जो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा है वो और डॉक्टर दशरथ शर्मा जो है ये दोनों इनको ब्राह्मण वंशी मानते हैं। तो 1 और 2 सही हो जाएगा। गोपीनाथ शर्मा और डॉक्टर दशरथ शर्मा बिजोलिया शिलालेख के आधार पर इनको वत्स गोत्रीय ब्राह्मण मानते हैं, जबकि जो जयानक और नयन चंद्र सूरी है उन्होंने इनको सूर्यवंशी माना है। अगला प्रश्न, कर्नल टोड के अनुसार चौहानों का मूल स्थान और उनकी जाति थी? सपाद लक्ष और ब्राह्मण, मध्य एशिया और शक सीथियन, चांगल प्रदेश और सूर्यवंशी, पुष्कर और अग्निकुल। देखिए कर्नल टोड जो थे उन्होंने उनको विदेशी शक माना है जो भारत में आकर बस गए और बाद में क्षत्रिय स्वीकार कर लिए गए। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, मध्य एशिया और शक सीथियन। अगला प्रश्न, कायम का रासों के लेखक जान कवि ने चौहानों को किस मूल का बताया है? विदेशी, सूर्यवंशी, ब्राह्मणवंशी या चंद्रवंशी। देखिए जो जान कवि थे वो कायम का रासों के लेखक हैं, तो कायम का रासों में उन्होंने चौहानों को स्पष्ट रूप से ब्राह्मणों से उत्पन्न होना बताया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें, ब्राह्मणवंशी। उसके अलावा ये जो ग्रंथ है वो धर्मांतरित चौहानों का इतिहास लिखता है जो अपनी मूल वंशावली ब्राह्मण मानते हैं। अगला प्रश्न, अचलेश्वर मंदिर आबू के 1320 ईस्वी के शिलालेख के अनुसार चौहान किस वंश से संबंधित है? अग्निकुल, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी या वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। तो जो आबू का अचलेश्वर मंदिर का लेख है वो चौहानों को चंद्रवंशी मत से जोड़ता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। उसके अलावा जो चंद्रवंशी मत है उसके प्रमुख साक्ष्य एक हांसी का शिलालेख और एक अचलेश्वर का लेख ही है। अगला प्रश्न, चौहानों की उत्पत्ति के विभिन्न मतों का उद्देश्य क्या था? केवल वंशावली का निर्माण करना, तत्कालीन समाज में क्षत्रियत्व और राजनीतिक वैधानिकता प्राप्त करना, विदेशों के साथ संबंध स्थापित करना, ब्राह्मणों का विरोध करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तत्कालीन समाज में क्षत्रियत्व और राजनीतिक वैधानिकता प्राप्त करना। देखिए मध्यकाल में किसी भी नए राजवंश के लिए सामाजिक स्वीकार्यता और शासन का अधिकार पाने हेतु स्वयं को उच्च कुलों से जोड़ना अनिवार्य था। जैसे उच्च कुल कौन कौन से थे? सूर्य, चंद्र और ऋषि कुल, इनसे जोड़ना एक जरूरी था। ठीक है, अगला प्रश्न, बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह शिलालेख 1226 का है, इसके रचयिता गुणभद्र है, ये दोनों सही है। यह सोमेश्वर के काल में उत्कीर्ण किया गया, ये भी सही है। यह चौहानों को अग्निकुल से उत्पन्न मानता है, ये गलत हो जाएगा।
देखिए जो बिजोलिया शिलालेख है वो चौहानों को विप्रह श्री वत्स गोत्र अभूत मतलब वत्स गोत्रीय ब्राह्मण मानता है। इस तरह से ए बी सी सत्य है और डी जो है वो गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिजोलिया शिलालेख में वर्णित प्राचीन नामों का सही मिलान है। इसमें सही मिलान देखना है हमें। जाबालीपुर जालोर, अहि छतरपुर नागौर, श्रीमाल, भीनमाल और विंध्यवली बिजोलिया। देखिए इसमें जो है सारे ही सही है, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, विप्र श्रीवत्स गोत्र अभूत वाक्यांश किस शिलालेख से संबंधित है? हर्षनाथ शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, अचलेश्वर शिलालेख या सांडेराव अभिलेख। देखिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा बिजोलिया शिलालेख। जो बिजोलिया शिलालेख के 11वें श्लोक में लाइन हमको मिलती है, चौहानों को ब्राह्मणों से उत्पत्ति का आधार मानती है। और ये जो हर्षनाथ शिलालेख है वो 973 ईस्वी का है, जो वंशावली देता है लेकिन विप्र शब्द का प्रयोग नहीं करता। अगला प्रश्न, बिजोलिया शिलालेख की तिथि विक्रम संवत 1226 है। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर ईस्वी सन में परिवर्तन करने पर कौन सा वर्ष प्राप्त होगा? देखिए जो विक्रम संवत है उससे ईस्वी सन प्राप्त करने के लिए 56 या 57 वर्ष घटाए जाते हैं, तो 1226 जो है वो मुख्य रूप से 1170 ईस्वी के समान होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1170 ईस्वी। अगला प्रश्न, हर्षनाथ शिलालेख 973 ईस्वी किस शासक के समय का है और इसमें किस उपाधि का प्रयोग मिलता है? वासुदेव आदिपुरुष, विग्रहराज द्वितीय महाराज, सिंहराज, महाराजाधिराज, अजयराज, चक्रवर्ती। देखिए जो हर्षनाथ का लेख है वो विग्रहराज द्वितीय के समय का है। इसमें जो वाकपति राज प्रथम है उनके लिए महाराज की उपाधि का उल्लेख है, तो इसमें जो विग्रहराज द्वितीय है ऑप्शन बी वो सही हो जाएगा। उसके अलावा जो हर्षनाथ का लेख है वो उसके अलावा जो सिंहराज प्रथम था उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न, दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख 1163 ईस्वी किस चौहान शासक की विजयों का उल्लेख करता है? पृथ्वीराज तृतीय, विग्रहराज चतुर्थ, अजयराज या अर्णोराज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विग्रहराज चतुर्थ। जो बीसलदेव, जिनको बीसलदेव भी कहते हैं, इन्होंने दिल्ली के तोमर शासकों को पराजित करके शिवालिक स्तंभ पर अपना लेख लिखवाया था, और विग्रहराज चतुर्थ जो थे उन्होंने सर्वप्रथम दिल्ली को चौहान साम्राज्य का अंग बनाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, किणसारिया शिलालेख पर्वतसर नागौर किस चौहान शासक के सामंत का है? विग्रहराज द्वितीय, दुर्लभराज द्वितीय, सिंहराज या चामुंडराज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए जो किणसारिया शिलालेख है वो विक्रम संवत 1056 का है, तो इसमें जो 1056 का है तो उस समय जो दुर्लभराज द्वितीय थे वो थे, जिससे उनका जो ये जो शिलालेख है इसके अंदर उनके सामंत चच के द्वारा केवाय माता मंदिर के निर्माण का उल्लेख है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, इनका मिलान करना है हमें। देखिए जो हर्षनाथ लेख है वो विग्रहराज सेकंड से संबंधित है, तो इसमें जो ऑप्शन ए है उससे मिला देंगे विक्रम संवत 1030। बिजोलिया शिलालेख सोमेश्वर से संबंधित है, इसमें बी आ जाएगा 1226। किणसारिया जो शिलालेख है वो दुर्लभराज सेकंड से संबंधित है, विक्रम संवत 1056। और जो हांसी का लेख है वो विक्रम संवत 1224 से संबंधित है। इस तरह से ए बी सी डी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों के किस आदि पुरुष ने अहि छत्रपुर को राजधानी बनाया? सामंतराज, वासुदेव, नरदेव या गुवक प्रथम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वासुदेव। जो बिजोलिया का शिलालेख है उसके अनुसार वासुदेव ने ही सबसे पहले जो अहि छत्रपुर था नागौर उसको अपनी राजधानी बनाया था। और उसके अलावा जो इसमें सामंतराज लिखा हुआ है ऑप्शन ए, वो माणिक देव वासुदेव के उत्तराधिकारी थे। अगला प्रश्न, कथन शिलालेखों में चौहानों को इक्ष्वाकु वंश से जोड़ना उनकी सामाजिक पदोन्नति का प्रयास था। कारण, मध्यकाल में क्षत्रिय पहचान को प्रभुत्व और सत्ता की सुरक्षा के लिए आवश्यक माना जाता था। इसमें दोनों सही हो जाएंगे, ए और आर दोनों सही है। आर जो है वो एक ही सही व्याख्या है। इक्ष्वाकु मतलब भगवान राम के वंश से जुड़ना, इनकी प्रतिष्ठा को ही नहीं बल्कि अन्य राजपूत वंशों के बीच मान्यता भी प्रदान करता था। अगला प्रश्न, बिजोलिया शिलालेख में प्रयुक्त शब्द तद्रूप किसके लिए प्रयुक्त
किया गया है? सामंतों के लिए, प्राचीन नगरों के लिए, चौहानों की वंशावली की सत्यता हेतु या विदेशी जातियों हेतु? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौहानों की वंशावली की सत्यता हेतु। जो चौहानों की वंशावली है उसका वर्णन करते समय जो शासक थे वो मूल स्वरूप तद्रूप की पुष्टि करता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 27। चौहान जालोर के चौहानों की वंशावली का उल्लेख किस प्रसिद्ध शिलालेख में मिलता है? हर्षनाथ लेख, बिजोलिया लेख, सुंदा पर्वत लेख या अचलेश्वर लेख? तो देखिए जो सुंदा पर्वत लेख है वो 1319 ईस्वी का है, जो जालोर या जापालीपुर के चौहानों का विस्तृत विवरण देता है। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सुंदा पर्वत लेख। और ये जो बिजोलिया है उसमें केवल जालोर नाम मिलता है, लेकिन वंशावली जो है वो सुंदा पर्वत लेख में मिलती है। अगला प्रश्न, रायमल का शेवाड़ी अभिलेख किस क्षेत्र के चौहानों से संबंधित है? अजमेर, नाडोल, सिरोही या जालोर? तो जो शेवाड़ी का अभिलेख है वो नाडोल जो पाली में पड़ता है वहां के चौहानों के इतिहास और उनके इंद्रवंशी उत्पत्ति के दावे का स्रोत है। नाडोल शाखा जो है वो चौहानों की सबसे प्राचीन उप शाखा मानी जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शिलालेखों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। हर्षनाथ शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, किणसारिया शिलालेख, हांसी शिलालेख? तो देखिए इसमें जो हर्षनाथ शिलालेख है वो 973 ईस्वी का है, तो ये सबसे पहले आ जाएगा। और ये जो किणसारिया शिलालेख है वो 999 ईस्वी का है, ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद में जो हांसी का शिलालेख है वो 1167 ईस्वी का है, जो तीसरे नंबर पर आएगा। और अंत में जो बिजोलिया हो गया क्या, देखिए जो हांसी का शिलालेख है वो आएगा तीसरे नंबर पर, चौथा। और जो बिजोलिया शिलालेख है वो सबसे अंतिम 1170 ईस्वी का है, ये चौथे नंबर पर आएगा। इस तरह से अपना जो उत्तर है वो हो जाएगा 1, 3, 4, 2, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 30। शिलालेखों के अनुसार सपाट लक्ष्य क्षेत्र की प्रशासनिक सीमाओं का उल्लेख किस नाम से मिलता है? अनंत गोचर, जांगल प्रदेश, कुरु प्रदेश या मरु प्रदेश? देखिए जो प्राचीन शिलालेख है उनमें चौहानों की जो भूमि थी उसको अनंत गोचर कहा गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो अनंत गोचर है वो नागों की अधिकता वाला क्षेत्र है। उसके अलावा इसमें जो जांगल प्रदेश है वो बीकानेर के पास होने के कारण जांगल प्रदेश कहलाता था। बीकानेर का जो प्रदेश है उसको जांगल प्रदेश कहते थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान ने सपाट लक्ष्य में अपने राज्य की स्थापना कब की? 551 ईस्वी, 666 ईस्वी, 1113 ईस्वी और 956 ईस्वी? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा 551 ईस्वी। देखिए जो राजशेखर है उनके प्रबंध कोश और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव ने 551 ईस्वी में सांबर जिसको सपाट लक्ष्य कहते थे वहां पर चौहान सत्ता की नींव रखी थी। और ये जो 1113 है वो अजयराज का काल है और 956 ईस्वी सिंहराज का काल है। अगला प्रश्न, चौहानों की प्रारंभिक राजधानी अहि छत्रपुर का आधुनिक भौगोलिक नाम क्या है? सांबर, नागौर, बीकानेर या डिडवाना? इसका सही उत्तर हो जाएगा नागौर। जो अहि छत्रपुर है उसका वर्तमान नाम क्या है? अहि छत्रपुर कहा गया है, जिसको वासुदेव ने अपनी पहली राजधानी बनाया था। और बाद में जो नागौर के बाद में जो सांबर है वो मुख्य धार्मिक और प्रशासनिक केंद्र बना था। अगला प्रश्न, सपाट लक्ष्य शब्द का शाब्दिक अर्थ और उसके ऐतिहासिक आधार के संबंध में कौन सा कथन सही है? 1.25 लाख मंदिरों वाला क्षेत्र, 1.25 लाख ग्रामों या 1.25 लाख राजस्व वाला क्षेत्र, 1.25 लाख सैनिकों का निवास या 1.25 लाख वर्षों पुराना राज्य? तो देखिए जो सपाट लक्ष्य है उसका मतलब 1.25 लाख माना गया है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर 1.25 लाख गांव थे और यहाँ से 1.25 लाख जो स्वर्ण मुद्राएं हैं वो प्राप्त होती है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, 1.25 लाख ग्रामों या 1.25 लाख राजस्व वाला मंदिर। अगला प्रश्न, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? सामंतराज, वासुदेव चौहान, अजयराज या अर्णोराज? देखिए तो बिजोलिया शिलालेख है उसके अनुसार वासुदेव जो थे उन्होंने इस झील का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन बी वासुदेव चौहान सही हो जाएगा इसमें। और ये जो झील है सांबर झील, इसके किनारे पर शाकंभरी माता का मंदिर जो है उसका निर्माण भी वासुदेव चौहान ने ही करवाया था। अगला प्रश्न, सत्य असत्य बताइए। वासुदेव के उत्तराधिकारी सामंतराज मणिक देव के नाम से भी जाना जाता है। तो सामंतराज थे, उनका एक नाम मणिक देव भी था। ये सही है।
सामर झील में व्यावसायिक स्तर पर नमक उत्पादन सामंत राज के काल में प्रारंभ हुआ। ये भी सही है, तो ये दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दोनों सत्य है। देखिए जो सामंत राज थे, मणिक राज, उन्होंने ही सामर झील से नमक के व्यापारिक उत्पादन को व्यवस्थित किया, जिससे राज्य की आय बढ़ी थी। अगला प्रश्न, किस ऐतिहासिक घटना को खेल रोशनी के नाम से जाना जाता है, जिसका उल्लेख टोड ने किया है? सामर झील में दीपदान की परंपरा, माणिक्य राय जो सामंत राज थे द्वारा खलीफा के सेनापति के विरुद्ध युद्ध, अजमेर की स्थापना का उत्सव, या शाकंभरी माता की आरती। तो इसमें से हो जाएगा माणिक्य राय जो सामंत राज थे के द्वारा खलीफा के सेनापति के विरुद्ध युद्ध, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कर्नल टोड थे, उनके अनुसार माणिक्य राय जो सामंत राज थे, माणिक्य राय का पुत्र एक युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था, जिसे टोड ने एक विदेशी आक्रमण खलीफा वलीद के समय से जोड़ा है। अगला प्रश्न, अनंत गोचर क्षेत्र भौगोलिक सीमाएं किन स्थानों के मध्य थी? सांबर और पुष्कर के मध्य, नागौर और बीकानेर के मध्य, दिल्ली और अजमेर के मध्य, या जालोर और सिरोही के मध्य? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए जो अनंत गोचर है वो प्राचीन नागौर मतलब अहि छत्रपुर और जांगल देश के बीच का क्षेत्र था। जांगल जो बीकानेर में पड़ता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, दुर्लभ मेरू की उपाधि धारण करने वाला चौहान शासक कौन था? दुर्लभराज प्रथम, दुर्लभराज द्वितीय, दुर्लभराज तृतीय, या कुवक प्रथम? देखिए इसमें जो दुर्लभराज द्वितीय है उन्होंने दुर्लभ मेरू की उपाधि धारण की थी, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। और जो दुर्लभराज प्रथम थे उन्होंने वत्सराज प्रतिहार के सहायक के रूप में बंगाल में विजय प्राप्त की थी, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, चौहानों की प्रारंभिक शासकों और उनकी राजधानियों के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वासुदेव, अहिछत्रपुर, अजयराज, अजमेर, कीर्तिपाल जालोर, लक्ष्मण चौहान सिरोही। देखिए इसमें जो ऑप्शन डी है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि लक्ष्मण चौहान जो थे वो नाडोल जो पाली है वहां की शाखा की स्थापना की थी, ना कि सिरोही शाखा की। जो सिरोही शाखा की स्थापना है वो लुम्बा चौहान ने की थी। इसमें ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही मिले हुए हैं। अगला प्रश्न, चौहान शासकों का सही कालक्रम क्या है? वासुदेव, गुवक प्रथम, वाकपतिराज प्रथम, सिंहराज। वासुदेव, सिंहराज, गुवक प्रथम, वाकपतिराज प्रथम। गुवक प्रथम, वासुदेव, सिंहराज, वाकपतिराज प्रथम। सिंहराज, वाकपतिराज प्रथम, गुवक प्रथम, वासुदेव। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। वासुदेव जो थे वो इसके संस्थापक थे, उसके बाद में गुवक प्रथम जो थे वो नागवट द्वितीय के सामंत थे, उसके बाद वाकपतिराज प्रथम हुए जिन्होंने महाराज की उपाधि धारण की, और उसके बाद में जो सिंहराज थे वो हुए जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त की। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, किस चौहान शासक ने बंगाल के शासकों को पराजित कर अपने प्रतिहार स्वामी वत्सराज की सहायता की थी? दुर्लभराज प्रथम, गुवक प्रथम, चंदनराज, या विग्रहराज द्वितीय? देखिए जो दुर्लभराज प्रथम है उन्होंने प्रतिहारों के सामंत के रूप में बंगाल तक सैन्य अभियान किया था, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा दुर्लभराज प्रथम, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, गुवक प्रथम को वीर की उपाधि किस प्रतिहार शासक ने अपने दरबार में प्रदान की थी? वत्सराज, नागवट द्वितीय, मिहिर भोज, या महेंद्रपाल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागवट द्वितीय, ऑप्शन बी। जो गुवक प्रथम थे वो नागवट द्वितीय के परम मित्र और सामंत थे, उनकी वीरता से प्रसन्न होकर उन्हें वीर की उपाधि मिली थी। और जो गुवक प्रथम थे उन्होंने अर्चनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, चौहान रानी रुद्राणी आत्मप्रभा जो पुष्कर झील में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाती थी किस शासक की पत्नी थी? चंदनराज, वाकपतिराज प्रथम, सिंहराज, विग्रहराज द्वितीय? देखिए जो रानी रुद्राणी योग थी वो योग क्रिया में निपुण थी और शैव धर्म की उपासक थी, वो चंदनराज की पत्नी थी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस शासक ने सर्वप्रथम प्रतिहारों की अधीनता त्याग कर महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? वाकपतिराज प्रथम, सिंहराज, विग्रहराज द्वितीय, या अजयराज? देखिए तो सिंहराज थे, उन्होंने प्रतिहारों की निर्बलता का लाभ उठाकर स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया था और अपने आप को महाराजा धीराज कहलवाया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंहराज। और जो वाकपति राज थे उन्होंने केवल महाराज की उपाधि ली थी, मतलब अर्ध स्वतंत्र थे वो, ऐसा माना जाता है।
अगला प्रश्न, सपाद क्षेत्र में देवयानी तीर्थ का धार्मिक महत्व चौहानों के लिए क्या था? यह चौहानों का राज्याभिषेक स्थल था। इसे तीर्थों की नानी कहा जाता है और ये वासुदेव प्रारंभिक केंद्र के समीप था। यहाँ अग्निकुल यज्ञ संपन्न हुआ था। यहाँ चौहानों ने अपनी पहली विजय प्राप्त की थी। तो देखिए, जो देवयानी तीर्थ है वो सामर झील के निकट में पास में स्थित है, जो चौहानों की प्रारंभिक धार्मिक पहचान और क्षेत्र पर उनके अधिकार का प्रतीक था। इसको तीर्थों की नानी कहा जाता है और ये वासुदेव के प्रारंभिक केंद्र के समीप था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए। देखिए, कर्नल जेम्स टोड जो थे, कर्नल जेम्स टोड शरीर संरचना एवं सत्र पूजा के आधार पर इनको शक्तियन मानते हैं। डॉक्टर ओझा प्राचीन ग्रंथों में इक्ष्वाकु संबोधन के आधार पर इनको सूर्यवंशी मानते हैं। डॉक्टर भंडारकर खच्चर जाति या गोत्र गणना के आधार पर विदेशी मानते हैं। और डॉक्टर दशरथ शर्मा बिजोलिया शिलालेख के विप्र शब्द के आधार पर इनको ब्राह्मण मानते हैं। इस तरह से ABCD ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47, चौहान वंशावली के प्रथम 5 शासकों का सही कालक्रम क्या है? वासुदेव, सामंतराज, नरदेव, अजयपाल, विग्रहराज प्रथम। वासुदेव, अजयपाल, सामंतराज, विग्रहराज, नरदेव। सामंतराज, वासुदेव, नरदेव, विग्रहराज, अजयपाल। वासुदेव, नरदेव, सामंतराज, विग्रहराज, अजयपाल। देखिए, इसमें जो सही वंशावली का वो होगा कालक्रम, वो होगा ऑप्शन ए, क्योंकि जो वासुदेव थे वो संस्थापक थे, उसके बाद सामंतराज जो माणिक देव थे वो, फिर नरदेव, फिर अजयपाल और फिर विग्रहराज जो थे वो शासक बने थे। अगला प्रश्न, पद्म पुराण के पुरुषोत्तम महात्म्य में शाकंभरी देवी के संदर्भ में क्या वर्णन मिलता है? देवी ने चौहानों को अग्निकुल से उत्पन्न किया था। देवी को कृपालु कहकर उनके 18 भुजाओं वाला बताया गया है। देवी ने सामर झील को सोने की झील बना दिया था। देवी ने वासुदेव को विप्र होने का वरदान दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवी ने कृपालु कहकर उनकी 18 भुजाओं वाला बताया गया है। देखिए, पुरुषोत्तम महात्म्य में जो है उसके अनुसार शाकंभरी देवी 18 भुजाओं वाली देवी है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 49, सपाद के राजस्व जनसंख्या के संबंध में डॉक्टर दशरथ शर्मा का विश्लेषण क्या है? यह केवल एक काल्पनिक संख्या है जिसका कोई आधार नहीं है। यह क्षेत्र जांगल देश का हिस्सा था और 1.25 लाख इसकी प्रशासनिक इकाई का सूचक था। यह संख्या केवल उन ब्राह्मणों की थी जिन्हें दान दिया गया था। यह 1.25 लाख मंदिरों की गणना थी जो युद्ध में नष्ट हुए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये क्षेत्र जांगल देश का हिस्सा था और 1.25 लाख इसकी प्रशासनिक इकाई का सूचक है। डॉक्टर दशरथ शर्मा थे, उनके अनुसार सपाद लक्ष्य नाम क्षेत्र जो है वो उसकी विशालता और उसकी प्रशासनिक सीमाओं संभवतः ऐसा माना जाता है कि जो 1.25 लाख गांव थे उनके समूह को इंगित करता है। अगला प्रश्न, कथन बिजोलिया शिलालेख चौहानों की सामाजिक गतिशीलता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, कारण इसने एक शासक वंश को ब्राह्मण गोत्र से जोड़कर उन्हें क्षत्रिय समाज में उच्च सामाजिक और धार्मिक वैधानिकता प्रदान की। देखिए, इसमें जो ऑप्शन है दोनों ही सही हो जाएंगे और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मध्यकाल में ब्राह्मण से क्षत्रिय बनना, स्वयं को ऋषि गोत्रों से जोड़ना सत्ता के सुदृढ़ीकरण की एक सामाजिक प्रक्रिया थी। बिजोलिया शिलालेख जो है वो इसका वैधानिक समर्थन करता है। इस तरह से कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, 50 प्रश्न हमारे चौहान वंश से संबंधित हो चुके हैं। धन्यवाद।